हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नर के बारे में भी हम लोग साथ ही साथ पढ़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। बस प्रेसिडेंट का इतना हो जाता है कि ये यूनियन लेवल पे हो जाता है, सेंट्रल लेवल पे होता है, और गवर्नर का जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। एक दो चीज़ों में जहाँ पर डिफरेंस आएगा वो मैं बता दूंगी, पर कन्फ्यूजन नहीं होता जब साथ में पढ़ लेते हैं। अलग अलग पढ़ने की नीड नहीं पड़ती और सब कुछ सेम ही है इसमें। तो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में सबसे पहली चीज़, और एक और चीज़ ये है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। अब लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनकी क्या क्या पावर्स होती है वो देख लेते हैं और इसके मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को समन या फिर प्रोरोग कर सकते हैं। ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है। समन करना क्या होता है, पार्लियामेंट को समन करेंगे मतलब क्या है। तो समनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितना भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनको मिलने के लिए बुलाया जाता है। तो ये इंडियन प्रेसिडेंट की, हमारे जो प्रेसिडेंट, उनकी ये ड्यूटी है कि वो दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को समन करें टाइम टू टाइम। और जो भी सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, तो उनके दो सेशन के बीच में जो गैप होना चाहिए, मैक्सिमम गैप जो है 6 मंथ से ऊपर नहीं हो सकता है। तो 6 महीने से ऊपर का गैप दोनों के लिए हो ही नहीं सकता, दोनों सेशन के लिए। तो आपको 6 महीने से पहले पहले मिलना होगा। तो प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं। तो एक साल में कम से कम 2 बार पार्लियामेंट को मिलना पड़ता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट को समन करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है मीटिंग के लिए, बेसिकली मिलने के लिए। अब प्रोरोग भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट। प्रोरोग का क्या मतलब होता है? प्रोरोग का मतलब ये होता है, देखो आर्टिकल 85 क्लॉज 2A के अंडर ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डर बनाते हैं जिसके अंडर क्या होता है कि एक किसी भी हाउस का जो सेशन होता है उसके टर्मिनेशन की बात की गई है। तो प्रोरोगेशन का मतलब यही होता है कि एक सेशन ऑफ द हाउस को टर्मिनेट करना। तो टर्मिनेशन कैसे होगा? जो प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डर बनाया गया है। ऑर्डर कहाँ से आया है? तो आर्टिकल 85 क्लॉज 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ये आर्टिकल के अंडर ये ऑर्डर बनाया गया है। तो प्रोरोगेशन बेसिकली करता क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊँ आपको, कि जो सिटिंग है, प्रोरोगेशन का मतलब हो गया सिटिंग एंड सेशन जो है हाउस का, उसको टर्मिनेट कर देता है। तो टर्मिनेट करता है दोनों ही चीज़ें, ठीक है, दोनों चीज़ों को टर्मिनेट करता है, सिटिंग भी और सेशन भी एक हाउस का। तो ये चीज़ है यहाँ पर प्रोरोगेशन का मतलब है, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पर, प्रेसिडेंट जो है जब हाउस सेशन में भी है तब भी प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है कि वो हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर पहला जो उनका लेजिस्लेटिव पावर है वो ये था कि वो समन या प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को। सिंपल, अब क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। नेक्स्ट चीज़ आती है कि वो लोकसभा को डिज़ोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी उनके पास होती है कि वो लोकसभा को डिज़ोल्व कर देते हैं। तो ये एक लेजिस्लेटिव पावर है जो प्रेसिडेंट के पास है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग के लिए भी समन कर सकते हैं बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को वो समन कर सकते हैं, मतलब बुला सकते हैं मीटिंग के लिए, जॉइंट मीटिंग के लिए। अलग अलग तो बुला ही सकते हैं कि लोकसभा अपनी मीटिंग के लिए आए, राज्यसभा अपनी मीटिंग के लिए आए, तो उसके लिए तो समन कर ही सकते हैं। साथ ही साथ एक जॉइंट सिटिंग के लिए भी समन कर सकते हैं कि आप लोग आगे और डिस्कस करो, ठीक है। और ये जॉइंट सिटिंग किसके द्वारा प्रिजाइड की जाती है? तो इट इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो प्रिजाइड करते हैं इस जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। साथ ही साथ अब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। जब भी दो जगहों पर पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सबसे पहले जब किसी भी जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन होता है तब पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट, जब हर साल जो पहला सेशन होता है तो हर साल का जो पहला सेशन होगा उसको भी पार्लियामेंट में एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो 2 ऐसे मौके आते हैं जब प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर, साथ ही साथ गवर्नर का भी लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियरली बाद में समझा दूंगी कि क्या है। एक बार हम प्रेसिडेंट का क्लियरली देख लेते हैं।
तो प्रेसिडेंट के पास एक और लेजिस्लेटिव पावर होती है कि वो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों को मैसेजेस भी भेज सकते हैं, चाहे वो किसी भी रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो कोई भी पेंडिंग बिल है पार्लियामेंट में उसके लिए मैसेज भेजना हो, या फिर कोई भी और रीज़न हो, तो किसी भी चीज़ के लिए अगर उनको मैसेज भेजना है तो वो मैसेज भेज सकते हैं दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को। नेक्स्ट चीज़ है कि वो कोई भी मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं लोकसभा में, ठीक है, ताकि वो उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको प्रोसीडिंग्स को प्रिजाइड करे। तो वो किसी भी मेंबर ऑफ द लोकसभा, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई भी मीटिंग होनी है और कोई भी लोकसभा का सेशन होना है। अब लोकसभा के सेशन में कौन प्रिजाइड करता है? स्पीकर प्रिजाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो स्पीकर ही प्रेजेंट नहीं है तो कौन प्रिजाइड करेगा? तो डिप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे। पर अगर मान लो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि जब दोनों की ही जो सीट्स हैं, ऑफिसेस खाली हैं, तो क्या होगा? तो वो किसी भी मेंबर ऑफ द लोकसभा को अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट कि वो उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर प्रिजाइड करें, ठीक है। तो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर अगर नहीं है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेंबर है लोकसभा का जो उस प्रोसीडिंग को प्रिसाइड करेगा। सिमिलरली यही सेम केस होता है राज्यसभा के केस में। अगर मान लो कि राज्यसभा की कोई प्रोसीडिंग चल रही है और चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन दोनों का ही ऑफिस वेकेंट हो गया है, तो उस केस में कोई भी मेंबर ऑफ राज्यसभा जो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे वो उनको ये पावर दी जाएगी कि वो मेंबर ऑफ राज्यसभा उनकी प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करें, ठीक है। बहुत सिंपल है ये चीज़, यहाँ पर यही सेम चीज़ मेंशन की गई है। अब नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछी जाती है ये चीज़ और ना कन्फ्यूजन हो जाती है, बट यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और लोकसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और कौन कौन से किए जाते हैं। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना और ये चीज़ एग्जाम में भी आ जाती है। तो राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट वर्ड ध्यान रखना है, 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं कहाँ पर? राज्यसभा में, ठीक है। और कौन से मेंबर्स होते हैं जिनकी कोई स्पेशल नॉलेज होती है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है कौन कौन सी चीज़ों में, जैसे लिटरेचर हो गया, साइंस है, आर्ट, सोशल सर्विस, ये सब चीज़ें। तो इनमें अगर किसी की कोई स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्पेशल एक्सपर्टीज़ है, तो उस केसेस में 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ओके। अब साथ में यहाँ पर एक और चीज़ है कि वो दो मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में, ठीक है। 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा में फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ओके। तो ये 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये मैंने साथ में ही आपको बताया क्योंकि ये जानना आपके लिए साथ में ही ज़रूरी है, ईजी हो जाता है रिकॉल करना। तो 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, ओके। वर्ड ध्यान रखना, ये जहाँ पर मैं सर्कल कर रही हूँ इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और साथ में 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा में, कहाँ से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, और यहाँ पर स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मान लो कोई भी ऐसे क्वेश्चन आता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिसक्वालिफिकेशन का, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पर डिसाइड करने वाली जो अथॉरिटी होती है वो भी प्रेसिडेंट होती हैं। बट प्रेसिडेंट ये सब डिसीजंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके ही आगे लेते हैं। अब साथ ही साथ उनकी जो प्रायर रिकमेंडेशन होती है या कोई भी परमिशन है वो लेनी ज़रूरी है अगर आपको कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस करने हैं पार्लियामेंट में। तो ऐसे कुछ बिल्स होते हैं जो कि अगर आपको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है उनकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल है जिसमें आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, तो उस बिल को आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, तभी आप वो बिल इंट्रोड्यूस कर पाओगे। या फिर मान लो कोई ऐसा बिल आता है जिसमें आपको स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को ऑल्टर करना है या फिर नई स्टेट्स बनानी है, तो ये ऐसा केस है जिसमें आपको पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो एक हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, दूसरा हो गया अगर आपको ऑल्टरेशन करनी है स्टेट्स की बाउंड्रीज़ की, ठीक है।
और तीसरा है अगर आपको न्यू स्टेट्स ही क्रिएट करनी है तो इन केसेस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले प्रेसिडेंट की। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। अब मान लो एक जो भी बिल है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है वोटिंग के बाद, और पार्लियामेंट के द्वारा मतलब पास हो गया, प्रेसिडेंट को भेजा गया। तो प्रेसिडेंट के पास अब क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं बिल उनके पास आने के बाद? तो एक तो पावर ये है कि प्रेसिडेंट चाहे तो अपना असेंट दे सकते हैं इस बिल को, दूसरा है कि प्रेसिडेंट चाहे तो अपना असेंट विद होल्ड भी कर सकते हैं, और तीसरा है प्रेसिडेंट वापस भी कर सकते हैं उस बिल को पार्लियामेंट को कि आप इस बिल को जो है दोबारा रिकन्सिडर करो। बट अगर पार्लियामेंट ने बिल वापस भेज दिया, चाहे उसमें कुछ भी उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए हों चाहे ना किए हों, पर अगर पार्लियामेंट ने विद और विदाउट अमेंडमेंट्स ये बिल वापस भेजा प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास फिर कोई चॉइस नहीं बचती, उनको अपना असेंट देना ही पड़ता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है मनी बिल के लिए। अगर मनी बिल भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट अपना असेंट देते ही उनको देना पड़ता है, वो वापस नहीं दे सकते मनी बिल को पार्लियामेंट के पास। तो इसमें एक रीज़न ये भी है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस ही प्रेसिडेंट की परमिशन से होता है। तो यहाँ पर जब मनी बिल की बात आती है तो मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता वापस पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट अगर भेज रही है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए तो मनी बिल को असेंट देना पड़ता है प्रेसिडेंट को। अब यहाँ पर यही सेम चीज़ मेंशन की गई है। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये आप अपने आप पढ़ते रहना, वही सेम चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाती जा रही हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो आप बस समझने पे चीज़ें समझने पे ध्यान दोगे तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपको। अब मान लो कि एक बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नर के केस में कुछ इश्यूज आ जाते हैं। मान लो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया और गवर्नर ने ये बिल जो है वो रिज़र्व करके रख लिया कि ये बिल मैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखना चाह रहा हूँ। तो गवर्नर कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक शॉर्ट में बात करूँ तो जैसे मान लो स्टेट हाई कोर्ट है, तो अगर हाई कोर्ट की पोजीशन कुछ भी एंडेंजर हो रही है तो ये एक ऐसा केस बनता है जिसमें गवर्नर बिल रख सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। या फिर मान लो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनके अगेंस्ट जा रहा है कोई बिल। ठीक है, तो उस केस में भी ये बिल रिज़र्व किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। या फिर अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहा है बिल, उसको भी रिज़र्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के द्वारा या फिर कंसिडरेशन के लिए। या फिर कोई लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट जा रहा है, नेशनल इंपॉर्टेंस के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जिसमें गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल्स रख सकते हैं। तो अब प्रेसिडेंट के पास फिर क्या पावर्स होती हैं कि अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बिल कंसिडर करवाया तो प्रेसिडेंट चाहे तो अपना असेंट दे भी सकते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो अपना असेंट विद होल्ड भी कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ प्रेसिडेंट जब अगर चाहें तो वो ये कह सकते हैं गवर्नर को कि ये बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर को वापस कर दिया जाए रिकंसिडर करने के लिए। बट मनी बिल के केस में ऐसा नहीं चलता। ठीक है, मनी बिल के केस में अगेन वही सेम चीज़ है जो प्रेसिडेंट वहाँ पर करते हैं कि मनी बिल को असेंट देना ही पड़ता है। यहाँ पर गवर्नर के लिए भी यही सेम चीज़ होती है कि गवर्नर को भी मनी बिल के लिए असेंट देना ही पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर को। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो गवर्नर को ही कह सकते हैं कि ये बिल जो है आप स्टेट लेजिस्लेचर को वापस करो, कि उनको ये रिकन्सिडर करना पड़ेगा इस बिल को, ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें। अब प्रेसिडेंट के लिए अब मान लो ये रिकन्सिडरेशन के लिए गया तो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, पर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कुछ मॉडिफिकेशंस चाहे करें चाहे ना करें, उसमें अमेंडमेंट्स हों चाहे ना हो, अगर ये मान लो बिल वापस भेज दिया गया प्रेसिडेंट की दोबारा से कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट की ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको अपना असेंट देना ही देना है। जैसे प्रेसिडेंट का ये जो हमारे हाउसेज ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, उनके केस में क्या था कि अगर वापस मान लो विद और विदाउट अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के पास बिल आता है तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ता है। बट जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात आती है जहाँ पर गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व करके रखते हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट का ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको असेंट देना ही देना है दोबारा भी अगर उनके पास आ रहा है तो, कि उनको अपना असेंट देना ही है, चाहे वो बिल दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास हो जाए और दोबारा से उनकी कंसिडरेशन के लिए भेजा जाए। ठीक है,
अब ऑर्डिनेंसेस की कुछ पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। तो जैसे क्या पावर्स हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। तो मान लो पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो ये चलनी बंद तो हो नहीं जाएंगी, तो उस केस में प्रेसिडेंट आ जाते हैं और वो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट करते हैं। अब मान लो प्रेसिडेंट ने तब तक तो कर दिया जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब तक तो ऑर्डिनेंस आ गए। बट जब पार्लियामेंट सेशन में आता है तो उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंसेस पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किए जाने चाहिए। ठीक है। अब साथ ही साथ ये ऑर्डिनेंसेस किसी भी टाइम प्रेसिडेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो ये भी पावर होती है। अब कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो प्रेसिडेंट ले करते हैं, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वो, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है, फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, और बाकी कुछ और कमीशन है। इनकी रिपोर्ट ले करने की जो ड्यूटी होती है पार्लियामेंट के सामने वो प्रेसिडेंट की होती है, प्रेसिडेंट ले करते हैं ये रिपोर्ट्स। अब कुछ ऐसे रेगुलेशंस भी हैं जो कि पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए बनाए जाते हैं, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ हैं जो कि प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं, जिनके रेगुलेशन जिनके लिए प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एक है लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और लद्दाख। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर रेगुलेशंस जो हैं वो प्रेसिडेंट बनाते हैं। ठीक है। अब पुडुचेरी एक ऐसा केस है कि पुडुचेरी के केस में भी प्रेसिडेंट लेजिस्लेट कर सकते हैं कुछ रेगुलेशंस बना के, बट सिर्फ तब जब असेंबली सस्पेंडेड है या डिसॉल्व्ड है, तो सिर्फ उस केस में बना सकते हैं। पुडुचेरी के केस में भी लेजिस्लेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, कैन लेजिस्लेट, बट ओनली व्हेन असेंबली इज सस्पेंडेड। सस्पेंड हो गई है असेंबली अगर, या फिर डिसॉल्व हो गई है, सिर्फ उस केस में प्रेसिडेंट लेजिस्लेट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सेम चीज़ मेंशन भी की हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ गवर्नर के बारे में। आपको बहुत क्लियरली, बहुत आराम से अब गवर्नर का भी समझ में आ जाएगा। सेम है चीज़ें, तो आपको ये बहुत ईजीली समझ में आएगा। अब जब गवर्नर की बात आती है तो सेम केस आ जाते हैं, बट यहाँ पर पार्लियामेंट की जगह आप गवर्नर के लिए काट के लिख लो स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, पार्लियामेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा। अब गवर्नर के पास ये लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, सबसे पहले कि वो समन कर सकते हैं या फिर प्रोरोग कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, और साथ ही साथ उनके पास ये भी पावर होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नर डू सेम फॉर स्टेट्स। अब एक और पावर होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ के मान लो पहला सेशन होता है, हर एक जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन होता है उसमें, और साथ ही साथ जो पहला सेशन होता है हर एक साल का, ठीक है, उसमें ये स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस किया जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कमेंसमेंट होता है फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, पहली चीज़ तब गवर्नर एड्रेस करते हैं, और दूसरी चीज़ ये यहाँ पर बस पार्लियामेंट को रिप्लेस कर देना है स्टेट से गवर्नर के केस में, और हर साल सेशन, जो पहला सेशन होता है हर एक साल का, उसमें भी गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करते हैं। साथ में वो मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को, जैसे कि चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज हैं, एक हाउस है, दोनों को ही मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बिल के बारे में हो कि जो भी पेंडिंग है लेजिस्लेचर में, या फिर किसी और वजह से भी अगर कोई मैसेज देना है तो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये मैसेजेस दे सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक चीज़ है जॉइंट सिटिंग के लिए मेंशन किया गया है पार्लियामेंट के केस में, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती थी कि वो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, बट स्टेट के केस में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, तो इस वजह से ये गवर्नर के लिए वैलिड नहीं है, इसीलिए हम सीधा इन पॉइंट्स पर आ गए हैं। ओके, अब साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में यहाँ पर है कि किसी भी मेंबर को अपॉइंट किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी मेंबर को अपॉइंट किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। अगर मान लो कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों की ही
अगर ऑफिसेज वेकेंट हैं तो उस केस में गवर्नर की ड्यूटी होती है ये डिसाइड करना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन से मेंबर को अपॉइंट करना है कि वो उन प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करे। सेम केस में जब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आती है ना, कि यहाँ पर राज्यसभा की जगह आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख दो, तो जब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आती है और अगर उनके चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के ऑफिसेज जो हैं वो खाली हैं, वेकेंट हैं, तो उस केस में भी गवर्नर आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के कौन से मेंबर को अपॉइंट करना है कि वो उन प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ पर लोकसभा की जगह काट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया है और यहाँ पर राज्यसभा को काट के स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, और कुछ भी अलग नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको आप ध्यान रखना, उनके पास ये पावर होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, नॉमिनेट वर्ड ध्यान में रखना है। तो गवर्नर 1/6 मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉमिनेट करती हैं। कैसे लोग होते हैं? जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में और कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस में। तो सोशल सर्विस तो है ही, यहाँ पर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट भी ऐड कर लो, कोऑपरेटिव मूवमेंट में। ठीक है, तो 1/6 मेंबर्स ऐड किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 1/6 मेंबर्स ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट एक्स्ट्रा हमने ऐड किए यहाँ पर गवर्नर के केस में। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने लोकसभा की बात की थी, अब यहाँ पर लोकसभा काट के आ जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर राज्यसभा की बात हो रही है तो राज्यसभा की जगह आ गया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर लोकसभा की हमने बात की थी कि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो यहाँ पर लोकसभा की जगह हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के में 1 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ओके, यहाँ पर वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है 2 मेंबर्स को करते थे, यहाँ पर गवर्नर 1 मेंबर को कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट, अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर के कोई मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन उठता है तो उस क्वेश्चन को भी आंसर करने की और डिसाइड करने की जो ड्यूटी होती है, जो जॉब होती है, वो गवर्नर की होती है। गवर्नर के पास ये लेजिस्लेटिव पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डिसाइड कर सकते हैं, बट वो ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करके लेंगे। अब मान लो कि अगर बिल जो है गवर्नर के पास भेजा जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर ने मान लो ये बिल पास कर दिया, अब गवर्नर के पास भेजा गया, तो गवर्नर के पास अब कौन सी पावर आती हैं? तो एक पावर तो ये आती है गवर्नर के पास कि वो अपना असेंट दे सकते हैं बिल को, या फिर वो अपना असेंट विद होल्ड भी कर सकते हैं बिल को, और वो बिल रिटर्न भी कर सकते हैं वापस स्टेट लेजिस्लेचर को कि ये आप रिकन्सिडर करो, इस बिल में कुछ गड़बड़ है। बट अगेन यहाँ पर वही चीज़ आ जाती है एक्सेप्शन मनी बिल की, कि मनी बिल को आप गवर्नर रिटर्न नहीं कर सकते स्टेट लेजिस्लेचर के कंसिडरेशन के लिए, क्योंकि अगेन मनी बिल भी परमिशन से ही दिया जाता है गवर्नर की, तो इसीलिए मनी बिल रिटर्न नहीं किया जाता है। बट अगर मान लो ये बिल दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास कर दिया गया, चाहे अमेंडमेंट की गई उसमें चाहे नहीं की गई, और वापस गवर्नर के पास भेजा गया, तो गवर्नर के पास फिर कोई चॉइस नहीं रहती, उनको अपना असेंट देना ही पड़ता है बिल को। ठीक है, तो यहाँ पर यही सेम चीज़ है, सेम गवर्नर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर के लिए यही सेम चीज़ लिखी हुई है स्टेट लेजिस्लेचर के केस में। अब नेक्स्ट चीज़ है कि ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट करने के लिए क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर के पास होती हैं। तो मान लो कि स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, तो जिस टाइम पर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ही नहीं है तो उस टाइम भी खाली तो रहेगा नहीं सिस्टम, ऐसा तो है नहीं सिस्टम सारे चलने बंद हो जाएंगे। तो उस केस में गवर्नर आते हैं और वो ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट करते हैं, और ये ऑर्डिनेंसेस जब स्टेट लेजिस्लेचर आती है उनके आने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंसेस अप्रूव कर देने चाहिए। अब साथ ही साथ ऑर्डिनेंसेस किसी भी टाइम विड्रॉ भी किए जा सकते हैं गवर्नर के द्वारा,
तो ये सब चीज़ें सेम है गवर्नर के लिए। तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस किसी भी टाइम विड्रॉ भी कर सकते हैं, और ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर मानी जाती है गवर्नर की। अब जहाँ पर रिपोर्ट्स ले करने की बारी आती है, तो उसमें यह है कि गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को काट के अब यहाँ पर ये तो प्रेसिडेंट के केस में है, गवर्नर के केस में कौन सा आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू दी अकाउंट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट के जो अकाउंट्स होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा, तो उनको ले करने की ड्यूटी जो होती है, वो पावर जो होती है वो गवर्नर के पास होती है। साथ में जो आपकी स्टेट की फिनेंस कमीशन होती है, स्टेट फिनेंस कमीशन होती है, उनकी रिपोर्ट, और आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, उनकी रिपोर्ट। ठीक है, ये सब की रिपोर्ट ले करने की जो पावर होती है वो गवर्नर के पास होती है। किसके सामने ले करते हैं ये स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर बस पार्लियामेंट को काट के आपको स्टेट लेजिस्लेचर कर देना है, और कुछ भी नहीं है। तो गवर्नर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट फिनेंस कमीशन, स्टेट PSC, कैग ऑफ स्टेट अकाउंट्स बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर, दैट्स ऑल। तो ये गवर्नर की पावर्स होती हैं, ये सब एप्लीकेबल नहीं है गवर्नर के केस में। ठीक है, तो ये आप हटा सकते हो। अब इस लेक्चर में हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में, जो हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर की देखी। आप देख सकते हो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पार्लियामेंट को हटा के वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर कर देना है, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनेंशियल पावर्स डिस्कस करेंगे, अगेन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की। ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे जनरल स्टडीज़ कोर्स में प्रीलिम्स 2.0 क्रैश कोर्स 2022 मिल जाएगा आपको, और प्रीलिम्स क्लासरूम का कोर्स मिल जाएगा। तो इस कोर्स में आप जाओगे तो ये जो पर्टिकुलर लेक्चर अभी हमने डिस्कस किया वो इसी कोर्स का पार्ट है। तो अगर आपको इसके कंटेंट चाहिए या फिर लेक्चर्स वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ पर जाके कोर्स ओवरव्यू देख सकते हो, और यहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हो। और इसकी बस वैलिडिटी का ही डिफरेंस है। अगर आप प्रीलिम्स क्लासरूम और 2.0 लेते हो, दोनों में अगर डिफरेंस आप देखते हो तो इसमें वैलिडिटी का डिफरेंस है। जो क्रैश कोर्स है अभी ये वाला 2.0, ये इस प्रीलिम्स तक ही वैलिड है, जबकि प्रीलिम्स क्लासरूम आपके नेक्स्ट प्री तक वैलिड है। ऑलराइट, so that's all for today and thank you for watching the lecture.